सुनो जी, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं उस कैद खाने में दोबारा नहीं जा सकती, दम घुटता है मेरा वहाँ। सीमा जी ने अपने पति मनोहर जी से कहा, देखो भाग्यवान, ये तो हमारी किस्मत में ही लिखा है, तो क्या कर सकते हैं, आखिर है तो अपना ही खून। उनकी बात सुनकर सीमा जी के आंसू निकल पड़े। दरअसल सीमा जी और मनोहर जी अपने छोटे बेटे बहू सचिन और प्रिया के साथ रहते थे, लेकिन बेटे की प्राइवेट नौकरी होने की वजह से उनका घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। उसके दोनों बच्चे भी छोटे से स्कूल में पढ़ते थे और प्रिया भी घर का खर्चा हाथ से कोड़कर ही चलाती थी। छोटा सा एक किराए का मकान था जिसमें छोटे से कमरे में मनोहर जी और उनकी पत्नी और दूसरे में उनके बेटे बहू सोते थे। जवान होते हुए बच्चे बैठक के कमरे में ही पढ़ते और सोते। हालांकि बहू प्रिया अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। रात में दोनों दंपत्ति को भरकर ग्लास दूध देती, सास के पैरों में तेल मालिश करती और ससुर जी को समय से दवा भी खिलाती। सास ससुर अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर बड़ा बेटा प्रशांत शहर का नामचीन डॉक्टर था और उसकी पत्नी रूपल भी एक डॉक्टर थी। उनका घर किसी महल से कम न था, लेकिन वो लोग दिल से उतने ही गरीब थे। मनोहर जी ने अपने खेत बेचकर उसको डॉक्टरी पढ़ाई थी। वहीं दूसरी तरफ सचिन पढ़ाई में कमज़ोर था। एक छोटी प्राइवेट नौकरी करके अपना घर चलाता था। एक दिन सीमा अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी, तब उसकी बहन ने सीमा से कहा, दीदी आप लोग अकेले ही क्यों सास ससुर की जिम्मेदारी लेकर बैठे हो, बच्चों को भी पढ़ाई के कमरे की ज़रूरत है। जीजा जी भी ज़्यादा नहीं कमाते, पता नहीं आप लोग को भी दिखावा करने में क्या मज़ा आ रहा है। आपके जेठ जेठानी तो मस्त ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और एक आप लोग हो जो कभी ज़िंदगी में कुछ भी जमा नहीं कर पाओगी। सारी पूंजी तो इन्हीं दोनों में खर्चा हो जानी है आपकी। प्रिया ने पहले तो अपनी बहन की बात को हवा में उड़ा दिया, लेकिन जब उसी शाम को उसकी बेटी रिंकी बोली कि मम्मी मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और इतने शोर शराबे में पढ़ाई करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेरे एग्ज़ाम तक आप मुझे अपना कमरा दे दो, आप और पापा यहाँ बैठक रूम में सो जाया करना। बेटी की बातें सुनकर प्रिया के दिमाग में अपनी बहन के शब्द घूमने लगे। सही तो कह रही थी मेरी बहन, हम लोग ही सारी जिम्मेदारी का ठेका लेकर क्यों बैठें। रात में उसने सचिन से कहा, सुनिए जी, माँ और पिताजी को कुछ महीने के लिए बड़े भैया के यहाँ भेज दो, तब तक बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, बहुत तंगी हो रही है। महीना खत्म होते ही ना तो हाथ में पैसा बचता है और ना ही कुछ पैसा जोड़ पा रही हूँ, कुछ तो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। तभी सचिन बोला, प्रिया ये कैसी बातें कर रही हो तुम्हें पता है ना कि माँ पिताजी को भैया के घर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैंने 2-3 जगह साक्षात्कार दिया है, हो सकता है वहाँ मेरा कुछ हो जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम एक थोड़ा और बड़ा घर किराए से देख लेंगे और ऐसा कभी होगा भी नहीं। सुनकर थक चुकी हूँ। आखिर तुम्हें भी माँ बाप को गले से लटकाने का शौक है तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन मेरी भी सुन लो, अगर मेरी बच्ची के एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो देखना मैं भी क्या करती हूँ। अपनी बात कहकर प्रिया करवट लेकर सो गई, लेकिन सचिन का दिमाग पूरा खराब हो गया। रात भर सोचता रहा। 2-3 महीने की बात है तो माँ पिताजी को भेजने में हर्ज ही क्या है। सुबह उठकर उसने भाई को फ़ोन किया, भैया मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन माँ पिताजी को आपके पास भेज दूँ, थोड़ा उनका भी दिल बहल जाएगा। उसकी बात भी पूरी नहीं हो पाई और प्रशांत बोला, छोटे तुझे तो पता ही है तेरी भाभी और मैं दिन भर हॉस्पिटल में होते हैं और बच्चों से माँ पिताजी की बनती नहीं है और माँ पिताजी को कोई ना कोई घर पर चाहिए ही। तू ही बता, क्या मैं नौकरी छोड़कर उनके पास बैठ जाऊँ? भैया आप फिक्र मत करो, मैं दोनों को समझाकर भेजूंगा, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए आप एडजस्ट कर लो। ठीक है तू उन्हें भेज देना, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए ही। सचिन रात में पिताजी के कमरे में दूध देने गया तो बोला, पिताजी मैं सोच रहा था कि आप लोग 2 महीने के लिए भैया के यहाँ चले जाते, आप दोनों का दिल बहल जाएगा। लेकिन बेटा हमें तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, हम क्यों जाए वहाँ। अचानक मनोहर जी बोले, पिताजी थोड़े दिन आप वहाँ रहोगे तो भैया को भी अच्छा लगेगा, आखिर उन्हें भी आपकी ज़रूरत महसूस होती होगी। मनोहर जी कुछ कहने ही वाले थे कि सीमा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठीक है बेटा हमारे जाने की तैयारी करवा देना। सचिन ने माँ का दर्द भांप लिया था। वो तुरंत वहाँ से चला तो गया, लेकिन बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। अपने माता पिता को घर से इस तरह भगाना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता था। सचिन की बात सुनकर सीमा जी बोली, आज हमारे बच्चों को हमें साथ रखने से परेशानी हो रही है जी। ये वही बच्चे हैं जिन्हें हमने ममता की छाँव में बड़ा किया और अपना सब कुछ लुटा दिया। मैं उस जेल में अब दोबारा नहीं जाऊंगी। तब मनोहर जी बोले, फिर तुमने जाने के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि मुझे अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना, इसलिए। अचानक सीमा जी ने कहा, फिर हम जाएंगे कहाँ?
मनोहर जी ने कहा तो सीमा जी ने एक फीकी सी मुस्कान छोड़ दी और बोली, हम यहाँ से किसी वृद्धाश्रम चले जाएंगे ताकि दोनों बेटों को हमसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। और आंचल से अपने आंसू पोंछकर मनोहर जी को दवा खिलाने लगी। 2 दिन के बाद उनके जाने का समय हुआ तो सचिन ने टैक्सी वाले को फ़ोन किया। दोनों जाने के लिए तैयार थे। तभी सचिन ने प्रिया से कहा, प्रिया जाकर सब सामान बाहर लेकर आओ, मैं टैक्सी वाले को देखकर आता हूँ। तब प्रिया ने सारा सामान उठाया तो सीमा जी के बैग से एक डायरी गिर पड़ी। ये वही डायरी थी जिसपे सीमा जी अपनी जिंदगी के अनुभव रोज लिखा करती थी। वो वापस उस डायरी को बैग में रखने लगी कि अचानक एक पन्ना खुलकर उसके सामने आ गया। बड़े भैया का नाम पढ़कर वो एक पन्ने पर ही ठिठक गई। आज मनोहर जी को तेज़ बुखार है। बहू कहती है नाटक करना तो कोई आपसे सीखे। मैं डॉक्टर हूँ, अच्छे से पता है मरीज़ कैसे होते हैं। ये तो सिर्फ नाटक है इनका। बच्चे बुढ़िया और बुढ़ा कहकर हमें संबोधित करते हैं। जब हम दवा खाने के लिए दूध मांगते हैं तो बिल्ली का झूठा बचा हुआ दूध हमें दे दिया जाता है। मेरे बेटे के यहाँ जानवर सोफे पर सोते हैं और अपने माँ बाप को वो पतली दरी पर सुलाता है। इसके आगे प्रिया कुछ भी ना पढ़ पाई और उसके हाथ से उनका सामान गिर पड़ा। अब वो शून्य में जा चुकी थी। आगे और भी बातें लिखी हुई थीं, लेकिन उन सबको पढ़ने की हिम्मत वो ना जुटा पाई। दौड़कर वो बाहर आई और आकर उसने अपनी सास को गले से झिपटा लिया। माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने भैया के यहाँ इतना कुछ सहा और हमें आज तक खबर भी ना होने दी। मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो मुझे आप दोनों की बद्दुआओं से मिले। सचिन भी वहाँ आ गया और प्रिया के ऐसे व्यवहार से स्तब्ध था। माँ, मुझे नहीं पता था कि भैया और भाभी आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि भगवान ने मुझे भी एक बेटा दिया है। आज अगर हम आपका दर्द नहीं समझेंगे तो ये कर्म हमारे ज़रूर लौट कर आएंगे। बहू की बातें सुनकर दोनों वृद्ध दंपत्ति के खुशी के आंसू छलक आए। बेटी, मुझे हर जन्म में तेरे जैसी बहू और मेरा सचिन जैसा बेटा ही मिले। मुझे पता है ये सब तुम दोनों ने मजबूरी में किया। तभी डाकिया एक पोस्ट लेकर आता है जिसमें सचिन की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई थी और वहाँ उसको तनख्वाह भी 3 गुना मिलनी थी। सचिन बोला, देखा प्रिया, आज के दिन भगवान भी हमसे खुश है। ये सब मेरे माँ पिताजी की दुआओं का ही असर है। अब सारी मुश्किल आसान हो गई थी। सचिन ने खुद का बड़ा फ्लैट फाइनेंस करा लिया था और सब खुशी से साथ रहने लगे थे। तो दोस्तों, मेरी लिखी हुई कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।